गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक शानदार सा सेशन और आपको कराते हैं कुछ बेहतरीन सवाल जबरदस्त थियरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं क्या कुछ है खास कॉन्सेप्ट और सीधा चलते हैं आपको लेकर पहले सवाल की ओर। बाकी आप जानते हैं कि होली का जबरदस्त ऑफर चल रहा है, तो आज ही डाउनलोड करें एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप और अपने मनपसंद कोर्स को लेकर अपनी सफलता की तरफ बढ़ाएं एक कदम। जी हाँ, मई 2022 में किसी लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों जब हम लोकपाल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो एक चीज का जरा ध्यान दीजिएगा कि हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। जैसे प्रदीप कुमार मोहंती इसका आंसर हो जाएंगे। अभी तो ये वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो लोकपाल कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती ही वर्तमान में लोकपाल है। अब जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो कुछ जरूरी बातें हम आपको एक एक करके बता देते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आगे बनते भी हैं। तो देखिएगा एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये कि भैया लोकपाल को यूरोप में क्या आप जानते हैं क्या कहा जाता है? दोस्तों यूरोप में इनको ओम्बुड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यूरोप में? यूरोप में इनको दोस्तों ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कहां पर हुई थी? स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति हुई थी। अगर हम भारत में बात करें तो भैया सब पहली बार इसकी सिफारिश या पहली बार इसके मामले में सलाह किसने दी थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले इसकी सिफारिश की थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। और पहला बिल आप देखिएगा कि भारत की संसद में जो पहला बिल आया था किसके लिए? भाई लोकपाल का जो पहला बिल भारत की संसद में आया था वो वर्ष 1968 में आया था। ठीक है भैया, 68-69 का जो सेशन है उसमें आपको देखने को मिला था। अब एक बात और है कि पहला बिल भले आ गया था वर्ष 1968 में, लेकिन हाल ही में ये पास हुआ है। कहां? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ है भारत में? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये पास हुआ है 2013 में। कब पास हुआ है? 2013 में। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। हालांकि एक चीज ये भी है कि अब आप कहेंगे सर लोकायुक्त क्या है, तो ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से यूरोप में ओम्बुड्समैन कहा जाता है वैसे ही भारत में केंद्र में भारत के लिए लोकपाल कहते हैं और राज्यों के लिए लोकायुक्त कहा जाता है। ठीक है भैया, भारत में केंद्र के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त कहा जाता है। तो पहला राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी, तो पहला राज्य जिसने दोस्तों क्या करा था? लोकायुक्त की नियुक्ति करी थी, वो राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र था। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। ठीक, और पहले लोकपाल कौन थे भैया? देश के पहले लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे भैया? पिनाकी चंद्र घोष थे। तो बिल्कुल याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोकपाल से संबंधित पूरी जानकारी आपकी यहां पर कंप्लीट। ठीक है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? बहुत दमदार सवाल है। और अगर हम आईपीएल की बात करें तो याद करिए दोस्तों कि आईपीएल का पहला टूर्नामेंट हुआ था कब? 2008 में हुआ था। ठीक है भैया, 2008 में। और उसका विनर कौन रहा था? उसका विनर रहा था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स। और इस सवाल का आंसर भी क्या है? राजस्थान रॉयल्स। यस एग्जैक्टली दोस्तों। तो आईपीएल जो 2008 में पहला हुआ था, जो पहला आईपीएल 2008 में हुआ था, उसका विनर जो राजस्थान रॉयल्स था वो इस बार हारा है और गुजरात टाइटंस पहली बार मैदान में उतरा था और मैदान मान लिया। हार्दिक बधाई हो। क्यों भैया? क्योंकि हार्दिक पांड्या थे इस टीम के कप्तान। कौन थे दोस्तों? तो हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान थे। अब सुनिए एक बात और कि अगर आप देखेंगे तो ये 2022 का 15वां जो आईपीएल है, इसका पहला मैच हुआ कहां पर? इसका पहला मैच भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जी हां, तो याद रखिएगा पहला मैच दोस्तों कहां पर हुआ? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ। कहां पर दोस्तों? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका पहला मैच हुआ। वानखेड़े में ऐसा क्या खास है? दरअसल में वानखेड़े जो है ये बीसीसीआई का हेड ऑफिस है। क्या भैया? तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस है वानखेड़े। अच्छा, अगर आपसे आईपीएल का जनक पूछा जाए तब क्या करोगे दोस्तों? अगर आपसे आईपीएल का जनक पूछा जाता है कि आईपीएल का जनक कौन है या आईपीएल आयोजित कराने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ललित मोदी। क्या हो जाएगा दोस्त? ललित मोदी हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे ललित मोदी ने इसकी शुरुआत कराई थी। ठीक है, 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर 2008 में पहला आईपीएल हो गया। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है?
पारिस्थितिक दबाव की इकाई, जैसे देखिए ओम है तो आप जानते हैं कि ये तो विद्युत धारा की इकाई है। किसकी इकाई है भैया? ये विद्युत धारा की इकाई है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, नॉट, हाँ नॉट जो है ये नॉट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट क्या है? तो ये तो समुद्री है ना, समुद्री मील से रिलेटेड है। और समुद्र में जब नौकायन वगैरह होती है, मतलब समुद्र में जो गोताखोर वगैरह होते हैं, जो नाव चलती हैं, जहाजें चलती हैं, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जूल की बात करें तो ये तो कार्य का मात्रक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बार हो गया। क्या हो गया भैया? बार हो गया। वैसे एक बात और बता दें कि एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵5 पास्कल। ठीक है भैया, क्या होता है? 10⁵5 पास्कल। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार दरअसल में आप देखेंगे तो ये काफी फेमस पुरस्कार है और मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं भैया? अमेरिका से। ठीक है, और आप देखेंगे इसके बारे में जानकारियां तो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? द नॉर्वेजियन अकेडमी, मतलब कुल मिलाकर नार्वे की सरकार के द्वारा, कह लीजिए नार्वे में दिया जाता है। और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सवाल भी पूछा है, तो ये 2 पॉइंट्स विशेष रूप से जरूर याद रखें। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? भाई गजब गजब के क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 19 नवंबर को भी क्या खास होता है? 19 नवंबर भी मजेदार है, क्योंकि 19 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? यहां पर मनाया जाता है दोस्तों विश्व पुरुष दिवस। क्या मनाया जाता है 19 नवंबर को? एक तो मनाया जाता है विश्व पुरुष दिवस, एक तो ये मनाया जाता है क्या? विश्व पुरुष दिवस। दूसरा क्या मनाया जाता है भैया? दूसरा 19 नवंबर के दिन ही आप देखेंगे तो महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। क्या? महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है ना? अब कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, सर वो बताओ जो हम कह रहे हैं कौन सा? ठीक है, तो इसी दिन होता है विश्व शौचालय दिवस। क्या होता है? विश्व शौचालय दिवस भी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नवंबर के महीने का इंपॉर्टेंट दिवस। ठीक, चलिए अगला सवाल। कच्ची इस्पात के उत्पादन में, कच्ची इस्पात का मतलब समझ रहे हैं? कच्ची इस्पात का मतलब हो गया कच्चा स्टील। इस्पात दरअसल में स्टील को कहा जाता है। इसके उत्पादन में चीन के पश्चात किसका नंबर है? तो देखो चाइना पहले नंबर पर है। ठीक है, चाइना दोस्तों इसमें पहले नंबर पर है। पहले जापान दूसरे पर था, अब इंडिया दूसरे पर है और जापान चला गया है तीसरे नंबर पर। और इस प्रकार से ये टॉप 3 हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर इंडिया हो गया। ठीक है, एकदम सीधा सीधा मामला आपको याद रखना है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की मीटों है ना, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी, भाई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूर्ति निर्माण कला है ना, मूर्ति की अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा की शुरुआत तो सिंधु सभ्यता में हो गई थी, लेकिन मूर्ति निर्माण कला का विकास जाकर कुषाण काल में हुआ। तो कुल मिलाकर यह है कि इन तथ्यों से पता, एक बात तो क्लियर है, एक बात तो यह जरूर पता चलता है कि भाई मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, तो चिकोटी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता, चिकोटी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मानव वृक्क अस्मरी में, मानव वृक्क अस्मरी, अब इतनी हिंदी नहीं समझ में आती तो किडनी पर आ जाओ यहाँ। ठीक है भैया, तो मतलब किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है जो पथरी का कारण बनता है? जी हाँ, ये पथरी का कारण बनता है। बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्या बनता है भैया? पथरी का कारण बनता है। और ये क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या है भाई? कैल्शियम ऑक्सलेट। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि मानव किडनी में बनने वाला जो पथरी है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी, ठीक है, किसे उनके अनुयायी जो है विष्णु जी का अवतार मानते थे? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। और अगर आप याद करें, जैसे ये रामानुजाचार्य हैं तो इनकी प्रतिमा आपको याद होगी, अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। कहां कहां पर प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जैसे इनकी एक प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस, तो इनकी स्टैचू ऑफ पीस नाम से प्रतिमा जो है वो श्रीनगर में स्थापित की गई है। कहां पर? श्रीनगर में। लेकिन इन्हीं की प्रतिमा एक और है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या भैया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से जो इनकी प्रतिमा स्थापित है वो हैदराबाद में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? हैदराबाद में स्थापित है। समझ रहे हैं? तो एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग जगहों पर प्रतिमाएं अलग अलग नामों से हैं। रामानंद का महत्व याद होगा अगर आपको, तो भैया भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, यही तो भाई भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में ही तो स्टार्ट हुआ था। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत कौन लाया? उत्तर भारत कौन लाया? ठीक है भैया, तो उत्तर भारत लाए। तो सीधा सीधा याद रखना है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। फिलहाल इसका आंसर क्या है? चैतन्य महाप्रभु।
ठीक है, तो एकदम याद रखना है, रामानंद उत्तर भारत लाए थे, दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। बाकी आपके सामने है क्या भाई, इंडियन फिलोसफी की जो है ना विभिन्न दर्शन है वो आप देख सकते हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, कणाद है, ठीक है भैया। न्याय दर्शन के गौतम मुनि है, योग दर्शन के पतंजलि है, मीमांसा के जैमिनी है, वेदांता के वेदव्यास हैं और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, आप चाहें तो इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है आपको। हाँ भाई देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध कब किया गया था पता है, 1844 की ये बात है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे, हार्डिंग थे। कौन थे भैया, हार्डिंग प्रथम। ठीक है, बड़े हार्ड व्यक्ति थे, इतने हार्ड व्यक्ति थे कि इतनी हार्ड प्रथा का निपटारा कर दिया। किसमें प्रचलित थी, ये खोंड जनजाति के बीच प्रचलित थी, खोंड जनजाति के बीच प्रचलित थी। और खोंड जनजाति आज के हिसाब से कहां पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। कहां पर, उड़ीसा में पाई जाती है। और उसके बाद खोंड जनजाति ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि खोंड जनजाति ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व किसने किया, इसके बाद जो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया उसका नेतृत्व किसने किया था पता है, चक्र बिश्नोई ने किया था। किसने किया था, चक्र बिश्नोई ने किया था। और ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, खोंड जनजाति। बाकी अगर आप देखेंगे जैसे कुकी जनजाति है तो ये आपको मणिपुर और उसके आसपास के कुछ है ना क्षेत्रों में पाई जाती है। उरांव की बात करें तो दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर यह जनजाति पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड। क्लियर बात है, तो एकदम याद रखना है। चल, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ये जो संवैधानिक उपचार जैसे प्रतिषेध है, देखिए कुल मामला क्या होता है कि रिटों से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परेशानी होती है अच्छी खासी कई लोगों को। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है रिटों के मामले में पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से रिटें जारी की जाती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रिट जो होता है ना, रिट इसको शुद्ध हिंदी में प्रलेख कहते हैं। ठीक है, और आप ये देखिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी की जाती हैं। जिसमें से किसको कहते हैं भैया, किसको कहते हैं पोस्टमार्टम, अधिकार परीक्षा को। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से है ना इसके माध्यम से किसी लोक पद को, किसी सरकारी पद को अवैध तरीके से धारण किए हुए व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका क्या प्राधिकार है, किस प्राधिकार से आप इस पद पर हो। ठीक है भैया, हाँ ये चीज है। बाकी प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। क्या होता है, मना करना। देखो एक सिंपल सा अगर लॉजिक आप हमसे पूछोगे तो मैं कहूंगा ऐसे सवाल जिसका आंसर प्रतिषेध होना होता है उसमें सवाल में ही कुछ न कुछ नकारात्मक शब्द छिपा होता है, जिससे पकड़ में आ जाता है भाई इसका आंसर प्रतिषेध होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही ऐसा कोई सवाल जिसका आंसर परमादेश होना होता है उसमें सवाल में ही आदेशित या किसी को कर्तव्य याद दिलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। किसी व्यक्ति को आदेश कर देने का या कर्तव्य याद दिलाने का बोध हो अगर सवाल से, तो आप समझ लीजिए कि परमादेश उसका आंसर है। और अगर सवाल से किसी से स्पेशली सवाल पूछने का बोध हो तो उसका आंसर अधिकार परीक्षा होगा। ठीक है, और अगर कहीं सवाल में बंदी, गिरफ्तार ऐसा कोई शब्द आ जाए तो उसका आंसर होता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसके बाद एक जो बच गया वो तो भाई समझ गए, 5 में से 4 का जुगाड़ बता दिया कि भैया अगर नकारात्मक शब्द आता है सवाल में तो प्रतिषेध आंसर हो जाता है। परमादेश में क्या है, आदेशित या कर्तव्य याद दिलाने वाले शब्द हो तो वो हो जाता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि भैया स्पेशली किसी से सवाल पूछा जाए कि भैया आप ये पद पर क्यों बैठे हैं, है ना, किस प्राधिकार से आप इस पर बैठे हैं, तो इस तरह का ठीक है कोई क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला सवाल, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। दोस्तों पहली बात तो ये कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है पता है, इसको हिंदी में कहा जाता है निवारक निरोध कानून। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है निवारक निरोध कानून। ठीक है, तो जो निवारक निरोध कानून है क्या है भैया, जो निवारक निरोध कानून है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब हो गया निवारक निरोध कानून। इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अधिकतम 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और आपको बताएं कि ये एक ऐसा कानून है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के तहत आता है और इसके आधार पर केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, केवल शक के आधार पर, तो केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने का प्रावधान इसमें है। ठीक है, केवल शक के आधार पर। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार करना। ठीक है, पता चले वो अपराध करने जा रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि इंतजार करेंगे तुम अपराध कर लो तब तुम्हें ले चलें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट निवारक निरोध कानून। चलिए
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहले लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब भैया धन विधेयक के संदर्भ में याद करिए कि अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा है और अनुच्छेद 109 में इसको पास करने के विशेष प्रोविजंस दे रखे हैं। तो उसमें आंसर क्या होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक का प्रोसेस क्या होता है कि देखो धन विधेयक का प्रोसेस ये है, पहली बात तो कि जो मनी बिल है अर्थात धन विधेयक है दोस्तों, इसका प्रोसेस अब देख ही लीजिए आप। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश होता है। पहले तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो पहले धन विधेयक को अगर सभा में पेश करना है, धन विधेयक को अगर संसद में पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उस मनी बिल को आप पेश कर सकते हैं। और पेश करने में भी पहले कहां पेश करेंगे, पहले लोकसभा में पेश करते हैं, उसके बाद कहां पेश करते हैं, फिर दूसरा नंबर आता है कहां पेश करने का, राज्यसभा में। और दोनों जगहों से पहले भाई लोकसभा पास कर देती है और लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेजती है, तो राज्यसभा के पास 14 दिन तक उसे रोकने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है और उसके बाद फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन के लिए। अब राष्ट्रपति यहां पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है और उसी के साथ ही उसको पास मान लिया जाता है। मतलब यह है कि चूंकि राष्ट्रपति पहले अनुमति दे चुका होता है, ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति यहां पर साइन करने के लिए बाध्य होता है, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो भी है, इसी वजह से कहा जाता है कि धन विधेयक पर किसका फैसला अंतिम होता है। तो सवाल होता है ऐसा सवाल, तो आंसर क्या होगा दोस्त, लोकसभा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखा जाए, बहुत मजा आएगा इस सवाल में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला है ना देश का पहला राज्य कौन है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, फटाफट बताइए भैया। जी हाँ दोस्तों, ये वही राज्य है जहां के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला दोस्तों। जी हाँ, यहाँ के गवर्नर कौन है भैया, शिव शुक्ला, ठीक है भैया, शिव शुक्ला याद कर लीजिए। तो शिव शुक्ला जी यहाँ पर क्या है, गवर्नर है भैया, शिव शुक्ला जी। समझ तो गई होंगे। मुख्यमंत्री कौन है भैया, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अब देखिएगा जरा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां है, तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब दोस्तों केरला में है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पर है, केरला में है। दूसरी बात देखिए, पहला ड्रोन स्कूल कहां पर बनाया गया है भैया, भारत में जो पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है दोस्तों, वो कहां पर बनाया गया है, वो ग्वालियर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, ग्वालियर में, ठीक है। तो पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला, पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर, क्लियर बात है। अगली बात यह है कि नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल है, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आई, बढ़िया सवाल है। चले अगले सवाल। भाई ड्रोन का मतलब समझ रहे हैं, ड्रोन का मतलब है भाई चालक रहित विमान, ठीक है। हाँ, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है, आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से, भुगतान संतुलन से। तो भैया इसका आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दरअसल में विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन कैसे संबंधित है, भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि सभी प्रकार की आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, है ना, उनको जो है एक समझ रूप में, परिभाषित रूप में पूरा विवरण जिसमें दिया जाता है, उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। तो वहां से विदेशी व्यापार का भी पता चलता है कि हाँ इतना आयात हुआ है, इतना निर्यात हुआ है, कहां पर किसके साथ ज्यादा नुकसान है, फायदा है, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, देखिए दोस्तों, केवल कृषि मूल्य आयोग कह सकते हैं या तो कह सकते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या कह सकते हैं दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और जब हम कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। और याद करिए कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सलाह पर ही तो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होता है। क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, तो भाई साहब कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है, याद रखिएगा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। जबकि गन्ने के लिए क्या जारी किया जाता है, गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य। क्या होता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य, उचित एवं लाभकारी मूल्य, क्लियर बात है। तो एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है कि गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य और ओवरऑल टोटल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा
है ना, सलाह दिया जाता है। वैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसी भी आता है कौन निर्धारित करता है, तब भी यही आंसर मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति होती है उसके द्वारा फाइनलाइज किया जाता है। बट यह है कि कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, अब अगर आपको ऑप्शन में कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति मिल जाए तब तो वही आंसर है, नो डाउट। लेकिन अगर वो नहीं है तो यही आंसर होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और बता दे कि भैया फल व सब्जियों के लिए, है ना भैया, फल व सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना भैया, जारी करने वाला पहला राज्य। ठीक, समझ गए? तो ये पहला राज्य कौन है? ये है दोस्तों केरला। तो केरल भारत का पहला राज्य है जिसने फलों और सब्जियों के लिए भी एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। क्लियर बात है? याद रहेगा ना? तो बिल्कुल याद रहना भी चाहिए। ठीक दोस्त, चलिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध भी हुआ था। 1965 में ही पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है? महाविभाजक वर्ष बिल्कुल आप सभी को याद होगा कि दरअसल में हुआ क्या था कि 0.3 माइनस, ठीक है भैया, क्या हुआ था? माइनस 0.3% का क्या हुआ था? कमी हुई थी। मतलब जो दशकी वृद्धि है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी, दशकी वृद्धि कम हो गई थी, माइनस 0.3%। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे कि भैया वर्तमान जैसे 2011 की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक, ठीक है भैया, सर्वाधिक मेघालय में और न्यूनतम नागालैंड में दशकी वृद्धि दर्ज की गई। नागालैंड नकारात्मक, ना से नागालैंड ना से नकारात्मक, तो वो भी एक याद रखना है कि सबसे कम दशकी वृद्धि दर इस बार की जनगणना 2011 में कहां दर्ज की गई थी? नागालैंड में दर्ज की गई थी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? माल्थस के अनुसार देखो भैया, माल्थस जो है उनके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? जन्म नियंत्रण। क्या है? जन्म नियंत्रण है। अच्छा, यहीं पर गांधी जी ने क्या उपाय बताया था? गांधी जी के अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उनका था आत्मनियंत्रण। ठीक है भैया, तो दोनों में थोड़ा सा जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि आत्मनियंत्रण करो, ठीक है, जन्म तक बात ही ना पहुंचे। ठीक है, तो भाई लेकिन माल्थस ने जन्म नियंत्रण। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण और जन्म नियंत्रण आप दोनों ही समझ सकते हैं। ठीक है, जन्म नियंत्रण के कई सारे उपाय हैं, आत्मनियंत्रण का एक ही उपाय है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर स्थित है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी दोस्तों बढ़िया सवाल है। अब याद करो, ऐसे ही एक सवाल आ सकता है आपसे कि पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय कहां पर? भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय, तो पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो वो तो दोस्तों हल्द्वानी में है। हल्द्वानी उत्तराखंड। कहां पर है? हल्द्वानी उत्तराखंड में है। और अगर हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो याद करिए, पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है भैया? पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है? अगर हम पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की बात करें दोस्तों, तो पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपको मिल जाएगा पटना में। कहां मिल जाएगा? पटना। हाँ, ठीक है, कहां पर? पटना में मिलेगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर आपका सुल्तानगंज। ठीक है भैया, क्या है इसका आंसर? सुल्तानगंज है। क्लियर है? याद रहेगा, बढ़िया है। डॉल्फिन तो आप जानते होंगे ना, गंगा की डॉल्फिन। जो डॉल्फिन है दोस्तों, एक तो ये भी है कि ये स्तनधारी जीव है। क्या है ये स्तनधारी जीव है, बिल्कुल आपको याद होगा, ये स्तनधारी जीव है दोस्तों। और हाँ भाई, डॉल्फिन 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखा गुजरती है? तो आप जानते हैं कि ये कौन सी महाद्वीप है भैया? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखा गुजरती है। आप देख सकते हैं कि ये है भैया अफ्रीका, और यहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है। चलिए, और हाँ, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कोई रेखा नहीं गुजरती? तो वो देखिए यूरोप। भाई यूरोप महाद्वीप से कोई रेखा गुजरती है? ना कर्क, ना भूमध्य, ना मकर, तीनों में से कोई रेखा ना तो यूरोप से गुजरती है और ना तो नीचे स्थित है ना अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका और यूरोप दो ऐसे महाद्वीप है जहां से कोई रेखा नहीं गुजरती। इवन ऑस्ट्रेलिया से भी आप देखेंगे तो मकर रेखा गुजर रही है। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग, विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग का मतलब समझ रहे हैं? जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 ऐसे।
तो भैया देखिए, सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग या तो झीलों पर बनाए जाते हैं या नदियों पर, या दोनों को कॉमनली मिलाकर, तो ये महान झीलों। अब महान झीलें कहां पर है? तो दरअसल में क्या है कि अगर हम महान झीलों की बात करें तो इनको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं भैया ग्रेट लेक्स। तो अब आप ग्रेट लेक्स की अगर बात करें तो ग्रेट लेक्स को आप ऐसे पढ़ते हैं एस एम हीरो। क्या पढ़ते हैं भैया? एस एम हीरो। ठीक है, तो एस एम हीरो में क्या होता है कि भैया सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें एक झील है सुपीरियर झील, और ये झीलें कहां पर है? ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। ठीक है, अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर, हालांकि सारी नहीं है, एक है ना, उसमें से नहीं भी है। ठीक है, जैसे सुपीरियर है, एम से क्या है भैया? मिशिगन है। आप जानते हैं एम से क्या है? मिशिगन है। एस से क्या है दोस्तों? यूरान है। क्या है? यूरान है। ई से क्या है? ई और आर को मिला लेंगे, ईरी हो जाएगा, और ओ से क्या हो जाएगा? ओंटारियो हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें कि भैया इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, मिशिगन क्या है? ये पूर्णतः अमेरिका में। क्या है? पूर्णतः अमेरिका में है। ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक ऐसी जो पूरी तरह से अमेरिका में, तो पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी जो 4 है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। अब अगली बात ये भी है कि ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन? ये भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, ये भी क्या है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर ही बहती है। और ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहने वाली नदी सेंट लॉरेंस नदी। तो ये जो 5 झीलें हैं ये भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से, और ये जो नदी है वो तो इससे कनेक्टेड है ही। तो इसी प्रकार से, और सेंट लॉरेंस नदी का जो मुहाना है वो जाकर कहां खुलता है? अटलांटिक महासागर में खुलता है। और इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे लंबा क्या हो जाता है भैया? अंतःस्थलीय जल मार्ग हो जाता है। और अटलांटिक महासागर में जब इसका मुहाना खुलता है तो वहां से होते हुए सीधे यूरोप के लिए सबसे ज्यादा व्यापार होता है। और इस प्रकार से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका आपस में, है ना, 2 दुनिया के सबसे समृद्ध आर्थिक क्षेत्र हैं। और इसी को कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, जो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग भी है। तो बात समझ में आई? दुनिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय मार्ग और दुनिया का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग, दोनों इन्हीं से रिलेटेड है। खैर, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो बिल्कुल आप बता लेंगे। और वैसे जापान के बारे में आप बता दें कि भैया सीमा रहित दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सीमा रहित सबसे बड़ा देश। तो अगर कभी आपसे पूछता है सीमा रहित सबसे बड़ा देश, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है भैया, सीमा रहित सबसे बड़ा देश। तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश यही है। और राइट आंसर क्या है इसका? होन्शु है। क्या है? होन्शु है। अब यहां से आप देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं भैया क्या है? ये होक्काइडो है। जापान के मामले में ये सवाल पूछा जाता है, जैसे कई बार आता है यहीं से भाई, चूंकि 4 मुख्य द्वीप हैं तो चारों ऑप्शन देकर क्या कहता है कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ क्या करिए, इसको सीक्वेंस से अरेंज करिए। तो सबसे ऊपर कौन सा है? होक्काइडो है। उसके नीचे क्या है भैया? ये आपका भाई होन्शु है। ठीक है, क्या देखिए लिखा है होन्शु है। उसके नीचे ये क्या है? शिकोकू है। और सबसे नीचे क्या है? क्यूशु है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस से। ठीक है, चलिए, बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, बस 10-12 मिनट की और क्लास करिए, शानदार तरीके से आनंद लेते रहिए। और हाँ, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आते हैं तो भाई आपको पढ़ना तो चाहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को मानती है? बहुविवाह व्यवस्था को, भाई बहुविवाह की बात कर रहे हैं, बहु का विवाह नहीं। ठीक है, बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह। तो इसमें से कौन सी जनजाति है? जौनसारी जनजाति है जो एक से ज्यादा विवाह करती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर हम जनजातियों की बात करें तो देखिए, एसटी आबादी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आबादी की अगर हम बात करते हैं तो भैया किसकी है? सर्वाधिक आबादी की अगर हम बात करें तो देखिए 3 कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि भैया भारत में सर्वाधिक आबादी, यूपी में सर्वाधिक आबादी, दक्षिण भारत में सर्वाधिक आबादी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि होता क्या है कि भैया भारत में सर्वाधिक आबादी किसकी है? भीलों की है। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक आबादी किसकी है? थारू की है। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक आबादी किसकी है? तो टोडा की है। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। और बाकी आप जानते हैं कि सर्वाधिक आबादी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर्वाधिक आबादी की बात करते हैं तो किस राज्य में ओवरऑल आबादी इनकी सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक प्रतिशत आबादी किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाता है कि मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में। क्लियर बात है? तो एकदम सीक्वेंस से आपको याद रहना चाहिए। ठीक, पूरे देश में कितनी आबादी है इनकी? तो पूरे देश में दोस्तों एसटी जो है उनकी आबादी है 8.6%। कितनी है? 8.6%। ठीक है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित है ना, कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी? देखिए,
अगर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं तो पहली जनरेशन जो थी वो किस पर आधारित थी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जो सेकंड जनरेशन आई वो ट्रांजिस्टर पर आधारित हुई। किस पर भैया, ट्रांजिस्टर पर आधारित हुई। जो थर्ड जनरेशन आई वो आईसी चिप पर आधारित हुई। हाँ, आईसी चिप पर आधारित, किस पर आधारित हुई, हाँ ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल आईसी चिप पर आधारित हुई। फिर जो फोर्थ जनरेशन आया, ठीक है, वो आपका VLSI तकनीक पर आधारित हुआ, VLSI चिप्स पर, ठीक है। और जो पांचवा जनरेशन आया वो क्या था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित था। किस पर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब एक बात जरा समझिए, अभी तक कुल मिलाकर कितने जनरेशन के कंप्यूटर आ चुके हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर पेपर में कहता है कि कितने जनरेशन तक के कंप्यूटर आ चुके हैं, तो आप बताएंगे 5 जनरेशन तक, ठीक है। और पांचों जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ वो हमने आपको बता दिया। अब अगली बात ये है कि भाई अभी वर्तमान में, ठीक है, अगर पांचवें जनरेशन चल रहा है तो पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर कौन है, रोबोट्स। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि रोबोट कौन से जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, तो याद रखिएगा रोबोट जो है ये पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि रोबोट्स की संख्या जो है, मतलब पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में चौथी जनरेशन के कंप्यूटर वर्तमान में ज्यादा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर ऐसे पूछ ले कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स की संख्या किस जनरेशन की है, तो आप क्या बताएंगे, किस जनरेशन के कंप्यूटर सबसे ज्यादा है वर्तमान में, चौथी जनरेशन के। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र भैया बरेली है, ठीक है। चलो, नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस को कहां का राज्यपाल बनाया गया है, भाई याद करिए कि सीवी आनंद बोस को क्यों पश्चिम बंगाल का बनाया गया भैया, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही आते थे थावर क्या नाम था भाई, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है भैया, उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में बने हैं, देखिए देखिए उपराष्ट्रपति का नाम जो है भूल रहा है। दरअसल में क्या है कि आप देखेंगे वर्तमान में भाई द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, भाई द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी क्या है भैया, प्रेसिडेंट है, ठीक। और द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, तो ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है। कभी कभी होता है दिमाग से उतर जाता है, लेकिन हल्का फुल्का इधर उधर दिमाग घुमाएंगे तो याद आ जाएगा कि भैया ऐसा है, जगदीप धनखड़ जी है, इतना न भूलो नहीं बच्चे कहेंगे कि ऐसा है, तो आपको इतना नहीं याद है, तो याद है भैया जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं है ना प्रेसिडेंट है, और जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है। और जगदीप धनखड़ जी का नाम इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले पश्चिम बंगाल के ही क्या थे, राज्यपाल थे, ठीक है। G20 का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि G7 जो है ये आया था 1975 में, और G20 कब आया, तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये आया 1999 में, ठीक है भैया। अब G20 की बैठक की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बैठक की बात कर लें तो भैया बैठक 2022 वाली बैठक कहां हुई थी और 2023 वाली कहां, ठीक है। तो 2023 वाली तो नई दिल्ली, ठीक है भैया, 2023 वाली नई दिल्ली भारत, और 2022 वाली बाली इंडोनेशिया, ठीक है, बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया, ठीक है। क्लियर बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत। भारत इसका अध्यक्ष कब बना, तो 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका अध्यक्ष बना है, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को भारत इसका अध्यक्ष बना है। और भारत की तरफ से इसमें जो शेरपा है वो कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की तरफ से इसमें जो शेरपा है दोस्तों वो कौन है भैया, वो अमिताभ कांत है, जो कि पहले क्या थे, अमिताभ कांत जो है इसके पहले क्या थे, तो वो नीति आयोग के सीईओ थे। क्या थे, नीति आयोग के सीईओ थे। क्लियर बात है, याद रहेगा ना। चलो, 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है, तो 2022 का पुरुष एकल पेरिस में, पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल है भाई साहब, हाँ। और याद करिए दुनिया का सबसे सुंदर शहर इसको कहते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर शहर इसको कहते हैं। यहाँ पर एफिल टावर है, इसे सुरा एवं सुंदरियों का शहर कहते हैं। यहाँ पर यूनेस्को का हेड ऑफिस है, यहाँ पर FATF का हेड ऑफिस है, होल्गर रूने ने, ठीक है। अब देखो एक बात समझो कि पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। तो जैसे आप देखिए 2022 का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ, पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता और महिलाओं में ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की थी, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसको भी राफेल नडाल ने जीता था और महिलाओं में एस्ले बार्टी ने जीता था, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया।
बहुत कम उम्र में, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। तो आपको याद करना पड़ेगा कि भैया फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और ईगा स्विटेक, और ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल और एस्ले बार्टी, ठीक है। विंबलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच और एलिना रेबिकानिया, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो यूएस ओपन है, कौन सा यूएस ओपन की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में कौन जीता, कार्लोस अल्कराज स्पेन के थे, और महिलाओं में कौन जीता तो ईगा स्विटेक पोलैंड की थी। तो अगर आप देखेंगे तो ईगा स्विटेक जो है इन्होंने यूएस ओपन भी जीता, और यहां पर है ना जो फ्रेंच ओपन था वो भी इन्होंने जीता था। तो पिछली बार ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन है ना दोनों ही जीता है। तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है, टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी और चैनल पर भी। ये सवाल तो एकदम तगड़ा वाला है, क्यों बताइए जरा फटाफट। तो पहला एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट आपको बताना है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। लेकिन एक बात और सुनिएगा कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला तो है सौर ऊर्जा से संचालित, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित पहला, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित एयरपोर्ट्स में से पहला एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तब तो इसके अंतर्गत में आ जाएगा पहला कौन, पौंडीचेरी। कौन सा भैया, पौंडीचेरी। क्लियर बात है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक, भूलेगा तो नहीं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम कहते पहली संसद सौर ऊर्जा से संचालित पहली संसद, तब क्या आप बताते, तो पाकिस्तान की संसद जिसको कहा जाता है मजलिस ए शूरा। क्या कहा जाता है, मजलिस ए शूरा। क्लियर बात है, तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे है ना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां भैया, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क। तो लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क भादला, ठीक है भैया, कहां पर, भादला राजस्थान, ठीक। तो बिल्कुल याद रखना, चलिए, है ना। और तैरता हुआ तो याद ही होगा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक, ओंकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश 600 मेगावाट का, ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। महाशिवरात्रि समारोह में कहां 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। मजाक बात है, 21 लाख दीपक बहुत बड़ी बात होती है। कहां पर दोस्तों, उज्जैन में। कहां पर, उज्जैन में। और याद करिए उज्जैन दोस्तों किस नदी के किनारे है भाई, क्षिप्रा नदी के किनारे है कि नहीं, क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैन में दोस्तों क्या स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर। क्या स्थित है दोस्त, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और ये वही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है जो महाकाल का है और जिसे कभी इल्तुतमिश ने ध्वस्त किया था। किसने ध्वस्त किया था, कभी इल्तुतमिश ने इसको कभी ध्वस्त किया था, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उज्जैन में आप देखेंगे तो भैया यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है कि नहीं होता है कुंभ मेले का आयोजन। तो यहाँ पर दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि 3 और जगहों पर कुंभ मेला लगता है, नासिक में, है ना, प्रयागराज में और हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, प्रयागराज में, और नासिक में तो गोदावरी किनारे। मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न ने, भैया शेन वॉर्न की डेथ हो गई दोस्त। शेन वॉर्न की एक आत्मकथा थी, उनको याद रखिएगा, नो स्पिन। कौन सी दोस्तों, नो स्पिन। तो भैया शेन वॉर्न दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। अगर हम पहले नंबर पर बात करें तो सर्वाधिक विकेट के मामले में पहले नंबर पर कौन है, तो भैया बिल्कुल याद रखना चाहिए, पहले नंबर पर है मुथैया मुरलीधरन। पहले नंबर पर कौन है, मुथैया मुरलीधरन जो है वो पहले नंबर पर है सबसे ज्यादा विकेट के मामले में, ठीक है। दूसरा कौन है भैया, तो दूसरे नंबर पर तो यही है, शेन वॉर्न है। कौन है, शेन वॉर्न जो है ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन है दोस्त, तीसरे नंबर पर है आपके, है ना, क्या नाम है, जेम्स एंड अनिल कुंबले हैं, अभी अनिल कुंबले हैं। और इसके बाद नंबर आता है जेम्स एंडरसन का, ठीक है। और सबसे सफलतम जो गेंदबाज है अभी तक, मतलब फास्टर बॉलर में, तो जेम्स एंडरसन है, ठीक है। इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलो, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक आपको बताना है। चलो फटाफट बता दो भैया। गीता रहस्य नामक पुस्तक, दरअसल में दोस्तों हुआ क्या था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है ना सजा हुई थी, मांडले जेल भेज दिया गया था। ये 1908 की बात है। मांडले जेल कहां पर पड़ती थी, तो आज के हिसाब से म्यांमार, उस समय के हिसाब से बर्मा, ठीक है। तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, ठीक है। दरअसल में अब जेल में बाल गंगाधर तिलक जेल में थे, और जेल में लिखते भी क्या, करते भी क्या, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर धार्मिक किताबें पढ़ी, जिसमें से एक किताब थी भगवत गीता। तो दरअसल पर भगवत गीता पर लिखी गई ये एक टीका है, ठीक है। भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है जिसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है। चलिए, हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील का मतलब समझ रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंगरोधी, है ना, इस्पात। क्या होता है इसका मतलब? जंगरोधी इस्पात। तो याद रखिएगा, पता चला जंगरोधी इस्पात आ जाए आप बेहोश हो जाए कि पता नहीं क्या होता है ना भाई। जंगरोधी इस्पात दोस्तों क्रोमियम और निकेल मुख्य रूप से होता है। क्रोमियम और निकेल जो है मुख्य रूप से होता है किसमें? जंगरोधी इस्पात में, ठीक है, क्रोमियम और निकेल, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बताइए लोग यार, प्राकृतिक बहुलक में क्या दिक्कत है? जैसे सेलुलोज है, बेकेलाइट है, पीवीसी है, नाइलॉन है, तो इसमें से भाई सेलुलोज है, सेलुलोज है। और याद करिए, जो पौधों की सेल वॉल होती है वो इसी की तो बनी होती है, सेल वॉल इसी की बनी होती है। और कहा जाता है प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। क्लियर भाई? चल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद करिए, संथाल विद्रोह भैया कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, है ना। और संथाल विद्रोह अगर आप याद करिए, संथाल जनजाति से ही तो आती है द्रौपदी मुर्मू जी। अभी सीजीएल वाले पेपर में पूछा था, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी यहीं से आती हैं। तो बिल्कुल सिद्धू और कान्हू, कौन दोस्तों? सिद्धू और कान्हू ने इसको नेतृत्व किया था। और ये कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो अब भाई ये आज के हिसाब से झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक। पृथ्वी सम्मेलन, भाई याद करिए, पहले तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन को हम और क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ रियो सम्मेलन, है ना। और ये किस पर हुआ था? ये किस पर था? तो भैया सतत विकास पर हुआ था। किस पर हुआ था? सतत विकास पर हुआ था, ठीक है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुआ पहला सम्मेलन था, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक। तो सतत विकास पर हुआ था। तो उसके बाद तो पृथ्वी सम्मेलन 92 में हुआ, तो +5 का मतलब 97, ठीक है। और याद करिए 97 क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद होगा, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था भैया, क्योटो प्रोटोकॉल याद है? 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ये जापान में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये दरअसल में ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी के लिए, ठीक है भैया, में कमी के लिए ये संबंधित था। हालांकि ये जाकर लागू कब हुआ? तो ये जाकर लागू हुआ 2005 में, लेकिन ठीक है, हो तो गया ही था 97 में, ठीक है। तो याद करने की आवश्यकता तो है, ठीक। चलिए, अंतिम 3 सवाल और। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय या दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो विकलांग विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, दिव्यांग विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। तो कहां पर दोस्तों? चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित किया गया है पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो एकदम याद रखना है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का पहला। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय तो बंबई में बना ही था 1916 में, डीके कर्वे के प्रयासों से, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश में पूरे देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है कुशीनगर में, ठीक है भैया। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ था? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ दोस्तों पूर्व आर्य काल में हुआ था, मतलब सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ, ठीक है, जब भी आता है ना तो ऐसे ही ऑप्शन रहता है, प्री आर्यन या फिर पूर्व आर्य काल। लेकिन याद रहे कि मूर्ति निर्माण कला का विकास, मूर्ति निर्माण कला का विकास, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, मतलब मूर्ति बनाने के तरीकों का जो विकास है वो कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के समय में इसका विकास हुआ था, ठीक है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो देखो, जजिया, पहली बात तो यह है कि जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था जजिया, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था जजिया। और अगर आप जजिया की बात करते हो तो सबसे पहले पहली बार किसने लिया था? पहली बार इसको लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लिया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया लगाया गया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था, है ना। और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों से भी, ये सवाल पूछा जाता है कि ब्राह्मणों से भी जजिया किसने लिया? तो ब्राह्मणों से भी जजिया लेने वाला पहला शासक था मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है। और पहला मुस्लिम शासक जिसने इसको बैन किया था तो कौन था? जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो खैर, अकबर ने इसको बैन किया था, औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। तो अकबर ने इसको 1564 में क्या किया था? बैन किया था। तो अकबर ने बैन किया था, औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था, ठीक है। जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहलाता, अकबर से भी पहले का शासक है वो, ठीक है, जिसने इसको बैन किया था। तो ये अंतिम सवाल आज का कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं?
तो आप खुद ही सोचिए, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास है ना, आर्थिक स्वतंत्रता थोड़ा ना है, आर्थिक न्याय है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता, आर्थिक न्याय होता है ना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, अगर आपको याद हो। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, वैसे प्रस्तावना आपको याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, होली का जो जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इसका लाभ बिल्कुल ले लीजिए फटाफट, देर ना हो जाए भैया, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, जबरदस्त कोई भी फाउंडेशन बैच लेना हो, चाहे वो जीके जीएस का लेना हो, मैथ्स का लेना हो, रीजनिंग का लेना हो, इंग्लिश का लेना हो, ठीक है, कोई भी, या फिर एसएससी का कोई बैच लेना हो, चाहे आपका सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी बैच लेना हो। और इसी प्रकार से दोस्तों अन्य बैचेस पर भी ऑफर है जबरदस्त तरीके से, आप बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं और जबरदस्त तरीके से, है ना, इसमें आप फायदा भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बार विश्वास करेंगे, आपका विश्वास टूटेगा नहीं, इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। अपने बहुमूल्य कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको सेशन में आनंद कितना आ रहा है। आगे कुछ और अच्छे सवालों के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।